अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़ी अली। आज फिर मैं हाज़िर हूं शाम फैज़ की एक बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत शाम के साथ। जब आप लोग शाम को अपनी इंजॉय करते हैं और चाय का कप हाथ में होता है, उसके साथ अगर आपकी पसंदीदा शख्सियत भी आपके सामने आ जाए तो शाम का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। आज भी मेरे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। आज मैं जिस शख्सियत के घर पर आई हूँ, अगर उनके बारे में आपको बताऊँगी तो वो तो आप समझ ही जाएंगे शुरू में जब मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँगी, लेकिन उसके बाद जो बातें होंगी वो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो उससे पहले आपने उनके इंटरव्यूज़ में नहीं सुनी होंगी। आज की शख्सियत के लिए मैं कहूँ तो सियासी और समाजी शख्सियत हैं वो, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं सियासी उनका तारुफ़ करवाऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है, साथ में मेंबर कौमी असम्बली हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपके घर तशरीफ़ लेकर आए और फैज़ टीवी की पूरी टीम आई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सवालात आपके साथ होते होंगे इंटरव्यूज़ में। मैं कुछ आपको आपकी यादें भी रिकॉल करवाऊँगी, तो उसके लिए रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी। सर, मैं चाहूँगी कुछ आप अपने बचपन के बारे में बताइए हमें। देखिए नाज़िया, मेरा बचपन जो है, हम 10 बहन भाई हैं, उसमें से दूसरा नंबर मेरा है। अच्छा। और वालिद साहब मेरे जो थे इसी शहर कराची के अंदर एक सरकारी अफसर थे। ओके। और मेरी आँख खुली एक छोटे से घर के अंदर, क्योंकि सरकारी घर जो मिलते हैं एक मुलाजिम को उसके हिसाब से, और मैं दूसरे नंबर पे था। शरारती थे? शरारती बहुत था, अभी भी हूँ। अभी भी हैं? जी जी। लेकिन शरारत के कुछ हदूद हैं, उसको क्रॉस नहीं करता। ठीक है। और दूसरा ये था कि घर में सबका बहुत पसंदीदा था, सब चाहते थे। हाँ। लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरी जो घर वालों की मोहब्बत थी, ख़ासतौर पे वालिद और वालदा की, वो मेरे बड़े भाई के लिए थी। अच्छा, जो आपसे बड़े थे। उनका नाम शहजाद था, लेकिन उनको प्यार से शाही कहते थे। ओके। तो मुझे ये भी जेलसी होती थी कि भाई मुझसे ज़्यादा मोहब्बत उनको क्यों मिलती है। अच्छा, जेलेसी का फैक्टर होता है बच्चों में, तो ये तो बचपन में भी आ जाता है, लेकिन आपको फील होना कब स्टार्ट हुआ? थोड़ा स्कूलिंग की तरफ या बाद में जाकर, या बचपन में ही जिस वक्त बहन भाई साथ में खेल रहे होते हैं उसी वक्त? अच्छा, फिर ये था कि हम ज़ाहिर बात है, जब 10 बहन भाई थे, 4 भाई फिर एक बहन, फिर 4 भाई फिर एक बहन। हाँ। तो दूसरा भाई था मोहम्मद इम्तियाज़। हाँ। तो वो जब हम महसूस करते थे कि यार हर जो अच्छी चीज़ होती है वो बड़े भाई के हिस्से में चली जाती है। अच्छा। हमारा घर छोटा था, लोग ज़्यादा थे। हाँ। 2 पलंग थे हमारे घर के अंदर हाँ, ना। हाँ। तो एक पलंग तो बड़े भाई का था, उस पर बैठने की भी इजाज़त नहीं थी हमें। अच्छा, यानी इतनी इंस्ट्रक्शंस थी कि उसके भाई लिए। उसका सफाई का क्या, आज भी माशाल्लाह वो उसी की वही नेचर है। हाँ। कि वो उसने हर चीज़ जो है बड़ी वो कैलकुलेटेड और सारा कुछ। तो वो ये एहसास हम कहते थे, अपनी वालदा से कहते थे, हम कहते थे यार ये क्या है कि जो अच्छी चीज़ आती है वो बड़े भाई के हिस्से में चली जाती है, और हर अच्छा काम उसके हिस्से में। तो वो कहते थे वो बड़े हैं। तो लेकिन उन्होंने बड़े होने का सबूत भी दिया। अच्छा। बहुत हम उनको अपने वालिद की जगह उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में तवालत दे, उन्हें सेहत दे। आमीन। तो लेकिन ये था कि बचपन हमारा बहुत अच्छा था। बहुत उस वक्त जो लोगों की मोहब्बतें थी, जी जी। हम एक मोहल्ले में रहते थे। हाँ। उस मोहल्ले के अंदर जो प्यार मोहब्बत, आपस में खेलना कूदना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, हाँ। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, ये बड़ा था। तो बड़ी खूबसूरत। अब ऐसा लगता है कि वो मोहब्बतें, वो अपनाइयत कहीं खो चुकी है। अब मतलब देखिए, महसूस होता है। फॉर हाँ। एग्ज़ाम्पल, क्योंकि गुफ्तगू है तो उसमें थोड़ा सा संजीदगीपन भी होना चाहिए। हाँ। कि अभी एक बच्ची का वाक़या हुआ जी। जो हमने कभी अपने इस बचपन में कभी सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था जी। कि मोहल्ले के अंदर इस किस्म का वाक़या हाँ, भी होगा। बिल्कुल। क्योंकि लोग, मोहल्ले के जो लोग होते थे, और मैं अक्सर कहता हूँ कि इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है जी। कि एक मोहल्ले की कमेटीज़ होनी चाहिए, मोहल्ले के लोग, बड़ों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा वाक़या होगा हमारे इलाके के अंदर या हमारे उसमें, क्योंकि वहाँ हर आदमी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझता था। हाँ। उससे वही प्यार करता था जैसे अपने बच्चों से करता है। उसकी कामयाबी पे उसी तरह खुशी मनाई जाती थी कि जैसे फैमिली उसके मेंबर अपने, की तरह ना, बिल्कुल। अपने बच्चे ने। हाँ। रिज़ल्ट का वक्त आता था तो सब पूछते थे भाई क्या हुआ तुम्हारे रिज़ल्ट का। हाँ। और खुश होते थे, एक दूसरे को कोई चीज़ बनाते थे तो शेयर करते थे कि भाई। तो मतलब ये बहुत सी वो चीज़ें जो अब उसकी कमी महसूस हो रही है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो
बुराइयाँ हैं वो भी जन्म लेती हैं। और जबकि अब आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे ना, अब दिखावा ज़्यादा ज़िंदगी में बढ़ चुका है, जहाँ फेसबुक पर अब कहीं से भी किसी की भी लाइफ का कोई एल्बम हो, कोई यादगार लम्हा है, वो सब फेसबुक पर आ जाता है। तो उसमें तो और हमारे एक तरह से, चाहे नेबर्स हैं, महल्ले वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको हर चीज़ का मालूम होता है पहले से। ये आपने बहुत अच्छी निशानदेही की कि ये वाला जो वाक़या हुआ है, इंसिडेंस, ये इस तरह के, ख़ास तौर पर जब ये मालूम हुआ कि वो महल्ले का ही इंसान था, तो ये बड़ा अफसोसनाक था। अच्छा सर, अगर मैं पेरेंट्स की, क्योंकि जो शख्सियत होती है इंसान की, उसमें उसकी तरबियत दिखाई देती है, तो ये सेंसिटिव होना भी, संजीदगी भी, ज़्यादा आपके अंदर किसकी तरफ से ये इंस्पिरेशन था, मदर की तरफ से या फादर की तरफ से? अच्छा देखिए, वालिद साहब मेरे जो थे ना बड़े हम्बल तरबियत के थे। अच्छा। लोगों के काम आना, लोगों का ख्याल रखना, तो लोगों की खुशी में खुश होना, लोगों के गम में दुखी होना, ये उनका एक खासा था। अच्छा। जो हमें विरासत में मिला, हमारी जो विरासत है उसके अंदर ये समझ लें, हमारे जीन्स के अंदर ये शामिल है। हाँ। लेकिन जो सब्र और जो मतलब एक वो मिला, वो मेरी वालदा की वजह से। अच्छा। कि उन्होंने मुश्किल हालात के अंदर भी हाँ। बहुत ही सब्र के साथ, बड़ी इत्मीनान के साथ ज़िंदगी को गुजारा। हाँ। और कभी भी मैंने आज तक अपनी वालदा की ज़ुबान से कभी कंप्लेन नहीं सुनी, ना शुक्रापना भी नहीं, हर कोई हाल भी में चीज़ खुश नहीं। रहना। हाँ। और हमारा ख्याल रखना, हमारी सफाई का ख्याल रखना, हमारी हर चीज़ का ख्याल रखना। तो कम वसाइल के साथ भी उन्होंने हमें इस तरह पाला है कि हम शहजादों की तरह पले। ये तो बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दोनों भाइयों के अंदर एक कंपटीशन सा था और उनको अगर फ़ौक़ियत दी जाती थी, कुछ जेलसी होती थी, लेकिन औलादों में लाडलापन होता है कि कोई किसी, कहीं पर वालदा से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, कहीं वालिद से, तो वो अभी तक भी किससे ज़्यादा रही है आपकी, और ऐसा लगता हो कि नहीं ज़्यादा मेरी अटैचमेंट इससे है, वो कौन है? अच्छा देखिए, मेरी ज़िंदगी का एक अजीब है कि मैं बहुत कम वक्त अपने घर में गुजारा मैंने। अच्छा। हाँ, वो स्कूल ज़माने में भी मेरे कोई दोस्त थे। हाँ हाँ। तो वो उनके साथ मेरा वक्त ज़्यादा गुजरता था। मैं लेट नाइट घर आना, अच्छा। दोस्तों के साथ रहना, ये मेरा एक शुरू से एक आदत का हिस्सा रहा। अच्छा। और होटलिंग करने का मुझे बहुत शौक था। बचपन से था? ये तो हम बचपन की बात कर रहे हैं, मैं रिकॉल करवा रही हूँ आपको सारी बिल्कुल चीज़ें। बचपन से। हाँ। तो क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जो थे वो, उनके साथ मैं मतलब फैमिली की वजह से मुझे इजाज़त भी थी, ठीक है। क्योंकि वो मैं फैमिलीज़ में जाता था। तो जैसे उनमें एक दो नाम है, बड़े नाम है। एक जस्टिस वजीउद्दीन साहब का नाम आपने सुना होगा। तो उनका जो छोटा भाई था ऐनुद्दीन, वो मेरा बड़ा दोस्त था। हाँ। तो उनके वालिद साहब के साथ वो जस्टिस वहीदुद्दीन साहब, उनके वालिद साहब थे। तो मुझे इजाज़त थी उनके घर जाने की। वो आते थे, मुझे पिक करते थे, ड्रॉप करते थे। इसी तरह एक मेरा दोस्त था नदीम, है, उसके वालिद साहब, उनके घर जाने की इजाज़त, वो मुझे एक पूरी इजाज़त थी, क्योंकि मैं उन्हें पता होता था कि मैं यहाँ से जाने के बाद भी कहीं घर पे नॉलेज में होता था। और मतलब और अच्छी सेफ है इसमें। तो वो जब मैं तकरीबन कोई थोड़ी सी अच्छी उम्र, बिल्कुल छोटी उम्र में तो नहीं, लेकिन जैसे 7th 8th क्लास के अंदर था, तो मैं ज़्यादातर वक्त इसी तरह मेरा गुजरता था। तो क्योंकि वो आ जाते थे या मैं चला जाता था जी, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कि दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, और वो आज तक मेरे दोस्त लेकिन हैं। दोस्तों की वजह से कोई एक यादगार ऐसी शरारत भी तो हुई होगी जिस पे पनिशमेंट मिली होगी घर से, तो वो कोई थी, या वो कोई शरारत जवानी की थी, स्कूल के दौर में, कॉलेज के दौर में, बाद में सर कोई पनिशमेंट थी? तो रोज़ मिलती थी। अच्छा, रोज़ मिलती रोज़ थी? ही शरारत होती थी। कोई यादगार एक होगी ना? अच्छा, बहुत सारी होती थी, लेकिन ये कि कोई ऐसा नहीं था कि जो अपनी हदूद से हट कर हो। वो हदूद में रहते हुए होती थी। उसकी वो कंप्लेन आती थी, जैसे स्कूल से कंप्लेन आ जाती थी वालिद साहब को कि आज इसने स्कूल में जो झगड़ा करते किया। क्या थे, झगड़ा क्या बताएं तो फिर मैं तो उस चीज़ की तरफ असल आऊंगी। में शुरू से मेरी आदत थी, मैं लीडरशिप क्वालिटी का मालिक। हाँ, मैं ये देखे ना, ये रहना क्वेश्चन चाहता था। तो मैं स्कूल के अंदर ना, अच्छा तो मैंने क्या किया पता, हम 3-4 लड़कों ने ग्रुप बनाया हुआ था। तो हम क्या करते थे कि लड़कों को डराना, धमकाना, किसी से फिर पैटिस खाना, किसी से चाट खाना, तो जो नहीं खिलाता था उसकी पिटाई करनी, समझे ना। तो वो फिर कंप्लेन जब घर आती थी तो फिर घर में वो उसका हिसाब बराबर हो जाता था जो हम बाहर करके आते थे। अच्छा, ये सब कुछ करते रहते थे, शरारतें चलती थी। अच्छा, लीडरशिप पहले से थी, मैं ये पॉलिटिकल इनसे क्वेश्चन करती, लेकिन वहीं से निकल कर आ गया। तो उसमें वैसे स्पीच और ये चीज़ें की, वो तो लीडरशिप एक है कि आपने किसी को ऑर्डर दिया, उसमें अंडर में हुआ। अच्छा देखिए, मेरी शुरू से था मेरे मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो वो 77 की तहरीक थी। अच्छा, मैं उससे पहले भी था, मैं नारे लगाता था, मैं पोस्टर लगाता था, और तो वो मुझे मेरे अंदर थी। तो जब 77 की तहरीक चली तो मैं उस 9 सितारों का हिस्सा था।
मतलब बहुत छोटा था। हाँ। उस वक्त मेरी उम्र कोई तकरीबन 17 साल की होगी। हाँ। लेकिन मैं पूरे अपने एक इलाके को लीड करता था। तो वो वहाँ पर फिर ये कि हड़तालें करना, रोड ब्लॉक्स करना, ये सारे काम मैं करता था। जी। तो उसमें कई दफ़ा एजेंसियाँ तलाश भी करती थी, लेकिन इत्तेफाक से हाथ नहीं लगा भाग जाते थे। भाग जाता था। लेकिन ये कि शुरू से तो वो मेरी आदत का हिस्सा थी। लेकिन कोई ऐसे सच स्पीच करने का मुझे ना कोई शौक़ है, ना मैं जो बात करता हूँ दिल से करता हूँ। लेकिन मैं तो उस पर यही बात करूंगी ना, आप दिल से करते हैं बात, लेकिन वो बहुत सारी तो आपकी असेंबली की जो वीडियोस होती हैं वो इतनी वायरल हो जाती हैं, इतने लोग, कहा जाता है ना कि जो गैर सियासी भी होते हैं, नॉन पॉलिटिकल, वो भी बड़े जोश से देख रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि आप जो बात आपने करनी है, हाँ। अगर उसको लाइटर वे में भी करें जी। तो लोग उसको तवज्जो से सुनते हैं, तो वो बात आप जो आप करना चाह रहे हैं वो उनका पैगाम उन तक पहुँच जाता है। जी। तो वो इसलिए मतलब ये कि जो सख्त लहजे में बात करनी हो, अगर वो नरम लहजे में और क्योंकि आपने देखा कि आजकल ज़्यादातर मजाक के जो प्रोग्रामात होते हैं जी, जो उसमें शोज़ दिल होते आज़ारी हैं होती है। उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जी। अच्छा, उसके अंदर बड़ी काम की बातें भी होती हैं ना, मजाक में वो बड़ी काम की बात भी करते हैं। जी। सिर्फ मजाक नहीं होता, पैगाम भी होता है उसके अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी कोई बात है उसको अगर आपने तो वो थोड़ा मजाक में लाइटर मूड में भी आपने की कि वो हर तरह के तो इंसान फिर तक वो हर पहुंचती लोग है। ज़रा उसको सुनना पसंद करते हैं। अगर एक रूटीन की तकरीर होती है, उनको पता होता है अब इसने क्या कहना है, क्या करना है, तो वो फिर उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। वो मखसूस तबका तो देता है, लेकिन आम लोग नहीं देते। अच्छा सर, कभी ट्रैवलिंग का शौक़ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, उस तरह का रहा है कभी? मुझे बहुत शौक़ रहा ट्रैवलिंग का, अभी भी है, और मैं हर साल कहीं ना कहीं ट्रैवल करता हूँ। मैंने तकरीबन काफ़ी दुनिया देखी है। तो मैंने मतलब मुझे बचपन से ही शौक़ था, लेकिन जब जैसे मेरे पास वसाइल आए तो मैंने पहला सफ़र जो था वो 1982 में किया। अच्छा, और वैसे यानी क्या शौक़ रखते हैं ज़्यादा, कि फैमिली के साथ जाएं तो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, या मोस्टली आपके साथ ही होता होगा कि पॉलिटिक्स में, फिर सोशल वर्क की तरफ भी अभी हम आएंगे कि वो भी आप समाजी काम इतना कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा इंसान रिलैक्स होना चाहता है कि चलो यहाँ होकर, इस तरह, या ऑफिशियल ही विजिट्स होते हैं मोस्टली? अच्छा देखिए, मैं पहले तो दोस्तों में ट्रैवल करता था, मैं उसको एंजॉय करता था। जी। अब मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ। मेरे माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ साल में तो कोशिश करता हूँ कि 2, 4, 6 दिन उनके साथ हूँ, क्योंकि वैसे वक्त मिलता नहीं है, तो वो उनके ये साथ बहुत अच्छी बात है ना। बहुत और अच्छी फिर बात। मेरी मतलब फैमिली माशाल्लाह जो है, वाइफ और मेरे बच्चे और ये वो, तो हम बड़े मतलब इसको एंजॉय करते हैं किसी भी सफ़र को। तो मतलब वो ना वो तंग करने वाले हैं ना मैं तंग करने वाला हूँ। होता है ना कि मतलब एक बड़ा हो के निजी, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो सियासत में ही तंग करने वाले नहीं हैं, और बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं। मैं फिर आपको अभी स्टॉप के लिए कि हमारे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है। नाज़रीन, आप आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी बातें भी इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन टाइम हो गया फिर ब्रेक का। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ और हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। ब्रेक पर जाने से पहले ट्रैवलिंग की बात हो रही थी और उसमें फ़ैमिली की भी बात स्टार्ट हुई। मैं चाहती हूँ उस पर फैमिली की तरफ आती हूँ। आपने ये इतनी खूबसूरत बात कही है कि जो लोग मोस्टली हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, और फिर मैनेज करने का ही पूछो उसमें मुश्किल होती है, लेकिन आप ख़ास तौर पर जो फैमिली है उसको टाइम देते हैं और वो अच्छा भी लगता है सबको। तो मैं उसमें पूछना चाहूँगी कि बच्चों के बारे में, और कोई पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट रखे और आना चाहे तो उसमें आपकी तरफ से परमिशन होगी? अच्छा देखिए, 365 दिन में ना, जी। मेरे ख्याल में 355 दिन तो मैं फैमिली को टाइम नहीं देता। जी। वो जो 8-10 दिन होते हैं ना, जो साल में एक दफ़ा हम निकालते हैं, हाँ। वही टाइम होता है। जी। बाकी जो क्रेडिट है वो मेरी वाइफ का है। जी। अच्छा, वो मुझे नहीं पता चला मेरे बच्चे कैसे बड़े हो गए। जी। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह 20 साल की है, उसका नाम अरूमा आफ्ताब है। जी। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही है। दूसरी बेटी मेरी आबिश आफ्ताब है। जी। और उसके बाद मेरा बेटा है अवाब आफ्ताब। तो वो पॉलिटिक्स का किसी को कोई शौक अच्छा है ही नहीं, शौक ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, बेटे से मैं पूछता हूँ, पहले पूछता था बेटा तूने क्या करना है बड़ा होके? हाँ। तो वो कहता था मैंने बावर्ची बनना है। तो आप मुझे बताएं। हाँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा, ये कहने की हद तक था सर, पहले ये भी बताएं नहीं, कि अब उसको मज़ा। शौक था वो कि जी ओके, मैं शेफ़ के लिए। ओके। अच्छा, अब वो उसका शौक उससे वहाँ से कन्वर्ट हो गया, तो अब वो पेंटिंग करता रहता है। अच्छा। जी। ठीक है। तो लेकिन पॉलिटिक्स का किसी को शौक नहीं। जब उनसे कोई बात करो पॉलिटिक्स की, वो कहते हैं जी बाबा की हद तक था, बस बाबा की हद तक ही रहेगा।
क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी बेटियां, जो मेरे ख़ास तौर पे बीच वाली बेटी है आबिश, मैं चाहता हूँ कि वो जो है, अच्छा, आप चाहते हैं मेरी कि ख्वाहिश पॉलिटिक्स है में? कि वो लेगेसी वो अच्छा। मेरी लेके चले, लेकिन भारत देखें क्या होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आते हैं ना आपकी शादी की तरफ, कि अगर ये जानना चाहें कि आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, तो किस तरह से ये आगाज़ हुआ सिलसिला, तो उसके बारे में बताइए। अच्छा, मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई, अच्छा। इसलिए कि जब मैं शादी का वक्त था हाँ। तो गुर्बत मेरे आड़े आ गई। नहीं तो दिल था दिल उस तो मैं हर वक्त दे उस देता हूँ, अभी आपको भी दे दूंगा, उसमें क्या है समझे ना, दिल का नहीं था। हाँ। लेकिन गुर्बत मेरे आड़े आ गई। अच्छा। अच्छा, तो उसको गुर्बत को दूर करने के लिए निकला तो एक हाँ। हादसे का शिकार हो गया। अच्छा। और उस हादसे में मैं अपना एक हाथ गंवा बैठा, तो मैं हैंडीकैप हूँ, ओके। मेरा एक हाथ नहीं है। जी। तो जब उसके बाद जब मैंने वालिदा ने शादी की ख्वाहिश का इज़हार किया कि भाई शादी करें, तो अब माजूरी आड़े आ गई। ओफो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम गुजरा। जी। फिर मेरी जो वाइफ है, ये मेरे बड़े भाई की जो वाइफ है, जी। उनकी बहन है। ओके, आपकी दोनों भाभी की बहनें, बहन। भाभी की बहन है, दोनों बहनें मतलब हमारे घर में हैं। मेरी वालिदा को बहुत पसंद थी। अच्छा, और आपको देखे अच्छा। ना, फिर वही बात आ नहीं जाएगी। नहीं, मेरी वालिदा को बहुत पसंद थी। हाँ। और अपनी बेगम को मैं बहुत पसंद था। अच्छा, यहाँ पे सीन तो उल्टा था कुछ। वो शायद उनकी दुआ काम कर गई। हाँ। तो फिर वो शादी हो गई, अल्लाह ने शादी करा दी, माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं। जी। हमारी तो कोई शादी यादगार वाकया है शादी के बाद का? अब आपने तो बात ही ऐसी बता दी है कि मोहब्बत का इजहार आपने भी तो किया होगा ना कभी उनसे, ये ये बताएं। अब आपने क्योंकि बात ऐसी कह दी है ना, उसमें अच्छा पूछूंगी देखिए, कि जो ईमानदारी की बात है, वो जो शादी से पहले वाली आई लव यू होती है ना, जी, वो तो आप लोगों के दरमियान नहीं हुई, वो वो तो नहीं हुई। हुई नहीं। हाँ। अच्छा, एक मतलब मैं ये समझता हूँ, मैं ईमानदारी की बात जी। बताऊँ, हालांकि लोग कहते हैं, मैं तो आप रोज़ाना, आप अभी मेरा व्हाट्सअप देखेंगे तो 10 आई लव यू उसमें मिलेंगे आपको। हाँ। लेकिन ये कि जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त हाँ। मुझे मेरी वाइफ से मिली, जी। तो मैं उसको रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ। और एक जैसे बिल्कुल परफेक्ट फैमिली होती है, वो मेरी फैमिली है। और मतलब कभी मैं ज़रूरत नहीं महसूस की हाँ। कि मैं आई लव यू बोलूँ। शायद उनको ये ख्वाहिश रही कि जी मैं उनको बोलूँ, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करें, ये तो आप फिर जुल्म कर रहे हैं ना, नाइंसाफ़ी है। नहीं, इसमें कंजूसी है ना, ये हमें बताने में कर रहे हैं, से बोल देता आपको हूँ, और हमें आपके बताने तवज्जुह में। से बोल देता हूँ, ये बहुत शाहिदा, I अच्छी love बात you। है। अरे वाह, ये तो बहुत बेहतरीन हो गया ना, ये बहुत बेहतरीन हो गया। यकीनन जब देखेंगी तो बहुत, वो भी फिर इसके बाद भी आई लव यू टू का जुमला आना चाहिए बिल्कुल वहाँ वो से। आता है। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बातें आपसे हो रही हैं। अब मैं ना इस पर पूछूंगी, जब ये आपकी लाइफ चल रही थी, उसमें उस वक्त क्या हो, तो अभी भी मैं अगर इनसे बात कर रही हूँ, देखें आफ्ताब जहांगीर साहब से आज ख़ास तौर पर बतौर ख़ास बात करने का मकसद यही है मेरे प्रोग्राम में, कि आप इनको है ना बड़ा सीरियस टॉपिक्स पे, इश्यूज़ पे, कभी स्पीच करते हुए, कभी करंट अफेयर्स के शोज़ में बातें करते हुए सुनते हैं। लेकिन आज हम इनसे बहुत सारी इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी पसंद नापसंद के बारे में सवालात करें। सर, मूवीज़ तो देखते होंगे, ड्रामे, मूवीज़, क्योंकि देखिए मैंने जो इतनी लंबी बात की है उसका मकसद ये था कि इन्हें देखकर अब अगर ये ना करेंगे तो फिर मैं बोलूँगी ये ना बिल्कुल गलत है। देखता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि मैं मज़ाहिया प्रोग्राम देखना पसंद करता हूँ। अच्छा। तो जो जिन ड्रामों में मज़ा होता है वो देखता हूँ, जिस टॉक शो में मज़ा होता है वो देखता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए कि सारा दिन की फ्रस्ट्रेशन के बाद सारा फिर अगेन वही तो सारी फिर चीज़ें। वही ड्रामे, वही। हाँ। अच्छा, जो गैर फितरी ड्रामे हैं, जो हमारी सोसाइटी से हट कर कल्चर के बरक्स कल्चर हैं। के बरक्स जो ड्रामे हैं, जी। वो मैं ये समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। जी। और हमें वो एक अच्छे माशरे की तरफ अपनी कौम को लेकर अब जाना तो चाहिए। ऐसा हो रहा है, मुझे इस नहीं, बात अब की ये खुशी है कि मतलब अभी मैं- पैमरा की तरफ से कुछ चीज़ें देखिए, बैन वो हुई तो हैं मैं उसको रिसेंटली। तो उस कमेटी का हाँ। कमेटी का जी, हिस्सा हूँ। भी मैं उस पे आती जी, पॉइंट पे। जी। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने जहाँ पे आर्टिस्ट हो गए, ड्रामे वाले हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वहाँ चैनल्स वाले हैं, उन सबको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए, बहुत ड्रामे ज़रूरी है। वो दिखाएं, वो बनाएं जो जिसको वो खुद पसंद करते हो हाँ। अपने लिए, हाँ। या जिनको वो खुद देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ बैठकर।
तो सिर्फ पैसा कमाना मकसद ना हो, हाँ। उसके ज़रिए लोगों की तरबियत करना भी मकसद है। अच्छा, तो वैसे कुछ होता तो है ना कि बचपन में कोई पसंदीदा एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, या अभी आप अगर कुछ देखा हो, नज़र से गुजरा हो कि हाँ ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो इसकी कोई मूवी देखी जा जब सकती है, छोटा वो था कौन तो है? जब पहली फ़िल्म जो देखी थी वालिद साहब ने लेकर गए, तो वो मैंने वहीद मुराद की फ़िल्म देखी थी लाडला, अच्छा। मुझे आज तक याद है। तो वो देखी थी, तो उस वक्त वहीद मुराद साहब वो आइडियल थे। चॉकलेटी हीरो हमारे हाँ, मुल्क का बहुत उसके फखर बाद का फिर नाम। वो मोहम्मद अली वगैरह की फिर कुछ फिल्में ऐसे देख लेते थे। फिर वीसीआर का ज़माना आ गया, हाँ। तो वो एक ले आते थे किराए के ऊपर, और सारा मोहल्ला बैठ के देख रहा होता था। तो वो इस तरह देखते रहे, लेकिन बहरहाल वो एक वो था, ज़रूर देखते थे, जाके सिनेमाओं पे भी हाँ। देखते थे। तो पंजाबी फिल्में भी देखी, सुल्तान राई की फ़िल्म भी देखी। जी। अच्छा, वो भी एक था कि जी वो वहाँ स्क्रीन पे मार रहा होता था, हम हॉल में मार रहे होते थे। अच्छा, समझे? ऐसा भी हो जाता वो था? होता है ना, उसको देख कर जो वो कि कह रहा होता था, तो एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में ना, हाँ। तो हम ये महसूस करते थे छोटे थे कि शायद हम नेचुरल सी ये सारी चीज़ें अच्छा, हो रही हैं। महसूस तो करते थे, लेकिन कभी शौक हुआ देख कर के नहीं मैं भी आजमा लेता हूँ, या कहीं से वो तो कुछ मैंने ऐसा? बताया ना आपको, स्कूल के ज़माने में मेरा उस काम ही वक्त यही तक था। हाँ, वो तो करते वो थे, तो लेकिन मैं तो उसके बाद चलता ही 4-6 बंदों के वो तो बगैर चलता ही नहीं था। एक्टिंग की बात कर रही हूँ, एक्टिंग की। सर, एक दफ़ा एक्टिंग के लिए मुझे ऑफ़र हुई, हाँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हाँ। कि जब नया नया सिंधी चैनल बना ना, हाँ। तो मेरे दोस्त थे, तो वो उसमें उस वक्त क्योंकि बहुत लिमिटेड था सिंधी चैनल हाँ, के अंदर, ठीक है। तो सिंधी ड्रामे के अंदर मुझे उन्होंने कास्ट कर लिया, हम्म। क्योंकि स्कूल में भी मैं बदमाश का रोल अदा कर रहा था। उसने कहा यार वो एक ड्रामा, उसमें एक छोटा सा ना बच्चे का बदमाश का रोल है, अच्छा। तो उसमें आफ्ताब तेरे को लेना है। सही है, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने उसने कहा हम आएंगे पिक करने, वो आगे पिक करने के लिए। तो वाली साहब ने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा ड्रामे में काम करने जा रहा हूँ। बोला भाई क्या, कौन से ड्रामे, मैंने कहा वो सिंधी ड्रामे में। उन्होंने 2 लगाई मेरे को, बोला तेरे को और कोई काम नहीं है? एक्टिंग का ही काम हाँ, मिला है। तो बस वो फिर उसके बाद से कभी पुलिस जॉब नहीं। चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं अभी कि जो हमारे यूथ है उसके लिए आप इतना काम कर रहे हैं, सोशल वर्क इतना कर रहे हैं, उसके अंदर अगर मैं आपके स्टेप बाय स्टेप कामों के ऊपर भी आऊँ, तो आप यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे? जिस तरह आप समाजी खिदमत कर रहे हैं, तो किस तरह से हमारे यहाँ कोई एक डायरेक्शन या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी कमी है? अच्छा देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि मैंने हमेशा बड़ा ख्वाब देखा ना। हाँ। मैं बचपन से देखता था। मैं जब किसी गाड़ी में बैठा, एक दोस्त की गाड़ी में बैठा, तो मैंने ये ख्वाब देखा कि मेरे पास कभी ये गाड़ी भी होगी, हाँ। मैं भी गाड़ी ख़रीद सकता हूँ। हाँ। कभी किसी के घर को, अच्छे घर को देखा, तो ये ख्वाहिश ज़ाहिर की अपने दिल के अंदर कि कभी मेरे पास भी अच्छा घर होगा, और अच्छाई के साथ। मतलब ये हाँ, कि- बिल्कुल। और जब नारे लगाता था तो मैं ये कहता था कि यार कभी मैं भी इस पार्ट का हिस्सा हूँगा कि लोग मेरे लिए नारा लगाएं। हाँ। तो मैंने हमेशा ख्वाब देखा। हाँ। अच्छा, जब इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात हुई और जी। उसकी पार्टी मैंने ज्वाइन की, तो उसने भी हमेशा यही पैगाम दिया कि आप बड़े ख्वाब देखें, हाँ। और उस ख्वाब को हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता ना अख्तियार करें, बिल्कुल, उसी पर उसके फोकस लिए करें। फोकस करें, उसके लिए हाँ। मेहनत करें। मैं यही हमेशा अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने नौजवानों से यही कहता हूँ कि आप ख्वाब देखें, और फिर उस ख्वाब को हासिल करने के लिए जो जायज़ आपका हिस्सा है ना, वो डालें। जी। जी। मेहनत करें, अल्लाह से दुआ करें, गैर मतलब शॉर्टकट ना इख्तियार करें, हाँ। और उसकी जायज़ मेहनत करें। बिल्कुल अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा। मेहनत कभी किसी की राय नहीं बिल्कुल, जाती। बिल्कुल। अच्छा, मुझे है ना, लेकिन मैं जो चीज़ें पूछती जा रही हूँ, जब आप बात करते हैं ना, तो उसमें से कोई और सवाल भी होता है जहन में कि ये कर लिया जाए। सर, आगाज़ का जिस तरह से तालीम का सिलसिला होता है, अभी आपने जब ये बताया, तो मुझे कुछ ये भी तो बताएं ना कि किस तरह से आपकी एनजीओ भी है ना, अगर मैं उस पर बात करूँ कि सोशल वर्किंग आपने आगाज़ कहाँ से किया, किस तरह से जहन में आया कि हाँ अब ये एनजीओ भी होनी चाहिए? अच्छा देखिए, मैंने तो तालीम तो जो थी वो हासिल की, और एक मेरे यहाँ कराची में एक स्कूल था सिंधी मुस्लिम में, गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ भट्ट हाई स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। हाँ। और वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की। मेरे एक चचा थे मरहूम मोहम्मद अफजल साहब, उन्होंने हमें मतलब बड़ा ख्याल रखा हमारा। तो वो मैट्रिक तक जब तालीम हासिल की, जी। तो उसके बाद क्योंकि घर के माशी हालात इस तरह के नहीं थे जी। कि और कुछ मैंने ज़िंदगी में ये हमेशा महसूस किया, और अब उसकी कमी को महसूस करता हूँ, जी। और अपनी उस गलती का एहसास भी मुझे होता है हाँ। हाँ। कि मैं इम्प्रेस हो गया। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि आदमी को किसी से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए।
बल्कि मैं ये कहूँ कि मैं कमतरी का एहसास मेरे अंदर पैदा हुआ। अच्छा। हाँ, वो ये था कि जो मेरे दोस्त अहबाब थे, क्योंकि वो एक अच्छा इस इलाके का सिंधी मुस्लिम का उस ज़माने की बहुत अच्छी सोसाइटी थी, बहुत अच्छा, इस वक्त डिफेंस वगैरह थे नहीं। हाँ। और वहाँ पे सारे जो हमारे आजकल के वडेरे सरदार और सरमाएदार के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो जो मेरे दोस्त थे वो सारे माशाल्लाह बड़े बड़े लोगों के बच्चे और पैसे वाले, और मैं उनमें सबसे गरीब तरीन। तो उस की वजह से मुझे कमतरी का एहसास हो गया कि मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, मेरे पास वो वसाइल नहीं है। तो मैं तालीम के बजाय उसको हासिल करने के पीछे लग गया। अच्छा। तो वो मेरी गलती थी, मुझे तालीम पर फोकस करना चाहिए था। मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद मैं कॉलेज भी गया, लेकिन मैं फिर पढ़ नहीं सका। मुझे फिर पैसे कमाने का शौक़ हुआ। वो वही बात हो गई ना कि आपने जो सोच लिया, अच्छा ये नेचर भी आपकी रही ना कि आपने ठान लिया एक बार, तो वो काम करना है, उसके पीछे उसके लिए फिर मैंने मेहनत करना शुरू की, काम करना शुरू किया, सफ़र भी किए बाहर के, कुछ यहाँ भी मुश्किलात भी आईं। यहाँ तक हुआ कि जी कराची के अंदर मैंने एक दफ़ा शर्त के ऊपर फूल बेचे। अच्छा। रोड के ऊपर। तो वो जैसे हम दोस्त बैठे थे तो ऐसी एक शर्त लग गई। हाँ। तो उसने कहा, तो मैंने वो एक फूल बेचे, तो मुझे उसमें कुछ पैसे मिल गए। तो फिर मैं खामोशी से जाके रात को क्लिफ्टन के एरिया में, जब मेरे पास पैसों की शॉर्टेज हो जाती थी, तो मैं फूल बेचता था। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने मतलब ये कि इस तरह मेहनत में शर्म नहीं किया, कभी भी नहीं किया, आज तक भी नहीं करता। ये बहुत अच्छा मैसेज है ना। तो लेकिन ये कि मैं जब भी कोई चीज़ हासिल करने की ख्वाहिश की, उसके पीछे ईमानदारी के साथ लगा और वो मैंने हासिल किया। गाड़ी की ख्वाहिश की, अल्लाह ताला ने भी साथ दिया ना, नियत देखते हुए मेहनत भी किया, बेहतरीन। मतलब मेरा यहाँ तक हो गया कि मैं गाड़ियों के कारोबार में आ गया। अच्छा। तो गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी अपने पास रखी। तो ये गाड़ी का जब शौक़ हुआ तो उसके बाद फिर ये भी माइंड बना लिया था कि मैं ये वाला काम भी करूँगा, या नहीं उस वक्त तक सिर्फ ये था कि अल्लाह से मांगे चले एक दो आ जाएंगी तो सही है। नहीं, अल्लाह से मांगे कि भाई अल्लाह मियाँ मुझे कभी गाड़ी मिलेगी। हाँ। तो ज़ाहिर बात है, जो बंदा अगर रात को फूल बेचता हो खामोशी से जाकर, हाँ। तो वो गाड़ी की ख्वाहिश करना उसके लिए तो ख्वाब के बराबर होता है। बिल्कुल। लेकिन मैंने उसको हासिल किया। हाँ। इसी तरह जैसे सियासत के अंदर किया मैंने, तो वो भी हासिल किए। सियासत के मेराज है कि मैंने बनना, ये मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ। मेरे दोस्तों का, मेरी फैमिली का इसमें बड़ी मदद है। और ख़ास तौर पे मैं इमरान खान का बहुत मशकूर हूँ कि जिसने मुझ पर एतमाद किया, मुझे टिकट दिया, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसके एतमाद पे पूरा उतरूँ। बिल्कुल सर, टाइम फिर हमारे पास ब्रेक का हो गया, आपसे फिर दोबारा से हम बातें करते हैं। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं शाम फैज़। लेकिन टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़, और शाम फैज़ की खूबसूरत शाम में हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले जब हम सियासी समाजी बात कर रहे थे तो आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैंने इससे पहले ही पूछा था, बातें इतनी सारी हो जाती हैं मिक्स कि वो चीज़ कहीं ना कहीं निकल जाती है। एनजीओ की तरफ अगर मैं बात, जैसे मैं आपसे स्टार्ट का आगाज़ का पूछ रही थी, तो वो कब सिलसिला उसका स्टार्ट किया और क्या क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, वो ऐसा था कि जब आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया था जी एक ज़माने में, तो हम बैठे हुए थे अपने भाई जी। तो मेरा एक छोटा भाई है, मुफ्ती अब्दुल वहाब उसका नाम है, वो आलिम है, हाफिज़ है, मुफ्ती है, बहुत पॉपुलर शख्स है यूके का। ठीक है। तो वो उसने, हम बैठे थे, हमने कहा यार कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे अपने पास से डाल के कुछ चीज़ें इमदाद की वहाँ भेज देते हैं। ठीक है। तो हम CSD कैंटीन चले गए। ऑनेस्टली बताऊँ, हमने एक दो दोस्तों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से भी इतने इतने पैसे डाल दीजिएगा, इसका सामान कंट्रीब्यूशन हो गया आपस में। हम जब वहाँ गए तो हमने जब वो ट्रॉलियाँ भरी एक दो, तो एक दो लोग खड़े थे। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सिफात की मालिक है। अल्लाह ताला इस कौम को जो है, ये कौम बनी थी दुनिया में अरूज हासिल करने के लिए, दुनिया में हुक्मरानी करने के लिए, कि लेकिन लीडरशिप के फुकदान की वजह से हम इस हाल पे पहुँच गए। वहाँ पर लोगों ने जब देखा तो उन्होंने हमें खुद ही अपनी ट्रालियाँ भी हमें दे दी, जो वो तो बेचारे अपने घर की ग्रोसरी कर रहे थे, वो भी हमें दे दी। हम यहाँ ले आए, लाने के बाद वो इतना जमा हो गया, और मुझे फ़ोन आया मेरे छोटे बहनोई का कि ये C-130 जा रहा है PF फैसल से, तो आप जो है वो अगर भेजना चाहें कोई सामान, तो हम वो पहले शख्स थे जब हमने वो सामान लेकर गए। तो उसमें हम थोड़ा सा कर रहे थे, तकरीबन 2 ट्रक हमारे पास लोगों के पास से जमा हो माशाल्लाह, और वो हमने वहाँ दिया। और उसके बाद वहाँ पर फ़ख्र आलम साहब भी आए, उन्होंने हाँ, अनाउंस किया
और फिर दुनिया ने जिस तरह आके वहाँ पे चीज़ें जमा कराई और जिस तरह लोग वॉलंटियर आए, नौजवान लड़के लड़कियाँ, वो देखकर आदमी को एक हौसला हुआ। अच्छा, वहाँ से फिर हमारे जहन में आया कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जी। तो हमने फिर एक अपनी उम्मा चैरिटी के नाम से एक चैरिटी रजिस्टर कराई, जो लंदन बेस्ड रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है। तो उस प्लेटफॉर्म से हम काम करते हैं, हम पूरी दुनिया में काम करते हैं। जहाँ पे भी कोई इस किस्म की आफात या कोई परेशानी आती है वहाँ पर जाते हैं। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान में हम बेशुमार काम करते हैं। हमारे स्कूल है, स्ट्रीट चिल्ड्रन स्कूल चलाता हूँ मैं, मदरसा है, वहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है। हम हैंड पम्प्स लगाते हैं, हज़ारों हैंड पम्प्स हमने लगा दिए हैं सिंध के अंदर। और जहाँ कहीं मुश्किल वक्त आता है वहाँ भी हमारी टीम खड़ी होती है, लोगों को रोज़गार पे खड़ा करते हैं, लोगों को। ये सब आपकी एनजीओ के थ्रू करते हैं? अच्छा, हम किसी एक मखसूस फील्ड के लिए काम नहीं करते। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हम एजुकेशन में भी काम करते हैं, हम लोग ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई भी सिखाते हैं। अच्छा। और फिर इसी तरह जब वो सीख जाती हैं तो हम उन्हें सिलाई मशीनें गिफ्ट कर देते हैं कि जब वो अपने घर जाएं, अपने माँ बाप बहन भाइयों का सहारा बने, कुछ सीखें। इसी तरह फिर हम लोगों को रोज़गार पे खड़ा करते हैं, रिक्शे देते हैं, मोटरसाइकिल्स देते हैं, मतलब जो भी है, लोगों की शादियाँ करवाते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं। लेकिन ये सब चलता रहता है सिलसिला। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई शोहरत की खातिर या किसी और चीज़ की खातिर, या अल्लाह की रज़ा की खातिर करते हैं। अच्छा, इसका इंतखाब होता है। मेरा भी इस बात का मानना है कि नियतें तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला भी इंतखाब करता है कि इस इंसान से ये काम करवाना है। सर, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कभी शेयर करेंगे दोबारा से। मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि मैं तमाम नौजवानों से ये कहता हूँ कि मायूसी कुफर है। जो भी आपका इरादा हो, जो दुनिया आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करें और कोई भी आसान रास्ता अख्तियार ना करें। एक दूसरा, तालीम पर फोकस और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जो भी अच्छे काम हो वो करें और पाकिस्तानी बने। पाकिस्तान फैज़ टीवी के लिए भी ना सर, हमारे नए प्रोग्राम के लिए। ये पहली दफ़ा मेरे पास आई हैं नाज़िया अली। जिस तरह ये खूबसूरत हैं, इसी तरह यकीनन इनका चैनल भी जो है इसी तरह खूबसूरत चैनल होगा और वो बहुत तरक्की करे। और मुझे इनकी टीम से मिलकर बहुत खुशी हुई और अल्लाह ताला उस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और वो एक अच्छा इजाफा साबित हो हमारे मीडिया के अंदर। आमीन। थैंक यू सो मच सर। ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए है और खूबसूरत लोगों की तरफ से खूबसूरत तोहफा। बहुत शुक्रिया सर। और ये भी मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत शुक्रिया सर। और आपके साथ आज मुलाकात करके और हमारे नाजरीन ने भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी कि जिसमें हम सियासतदानों को बहुत नेगेटिव समझ भी रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं। तो आपकी शख्सियत यकीनन वो शख्सियत है कि जिससे बात करके जो अगर सियासत का नेगेटिव फेस जानता है उसको पॉजिटिव फेस भी मालूम होगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ना सिर्फ मज़े की बातें की बल्कि तंज़ो मज़ा के साथ साथ हमारी बातों में बहुत सारे ऐसे आपके लिए मैसेजेस और चीज़ें शामिल थीं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। देखते रहिए शाम फैज़। फिर हाजिर होंगे शाम फैज़ की एक खूबसूरत शाम के साथ, एक खूबसूरत शख्सियत के साथ। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान नाज़िया अली को। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।